आपको दिख ही रहा है, जिसमें लगभग थ्योरी जहाँ लिखी है वो पेज नंबर 3 कह लो या 15 पेज नंबर, यानी 10 से 12 पेज की थ्योरी है। फिर सॉल्व एग्जाम्पल हैं जो इनफ हैं, बहुत सारे हैं, 15-20 पेज के। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसे कहते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, 4 पेपर हैं, वो 32 से 36 तक। और उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको भेजना चाह रहा था, मेन जो हमें मेन करने हैं। इसमें क्वेश्चन के ये लेवल दे रखे हैं, जो 4 लेवल हैं, ये आपके बोर्ड लेवल के सब ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, या बोर्ड लेवल के इजी क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, फॉलोड बाय 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क बोर्ड लेवल के सब्जेक्टिव हैं। और उसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव और एक एआई ट्रिपली कह लीजिए जो पहले पेपर होता था, या मेडिकल एग्जामिनेशन कह लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर के कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आईआईटी के, जैसे ये मेंस के ही हैं, ज्यादा एडवांस के नहीं है, और सबके आंसर्स भी हैं। तो ये तो इसकी पूरी समरी हुई सॉल्यूशन चैप्टर की। ये थ्योरी हो गई जो मैंने आपको बताया। थ्योरी में इन्होंने पूरी पूरी थ्योरी जैसे आपकी बुक्स की है, पूरी वही है। इंट्रोडक्शन है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में जो 9 टाइप का सॉल्यूशन है वो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो मेथड है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ऑब्वियसली W/W, W/V, V/V, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन। इन्होंने एक नॉर्मेलिटी एक्स्ट्रा दे रखी है कि एक थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए नॉर्मेलिटी का हमें, ठीक है। तो एक नॉर्मेलिटी वर्ड और दे रखा है यहाँ पे। हम यूजुअली मोलैरिटी तक पढ़ते हैं, तो ये नॉर्मेलिटी भी है, ठीक। फॉलोड बाय डाइल्यूशन के फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है। मास परसेंटेज या कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता वो बताया है। जहां भी वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। फिर आ गया वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन के बाद राउट्स लॉ क्या है वॉलेटाइल के लिए। मतलब यहाँ भी हमारा हेनरी लॉ नहीं आया, पहले वेपर प्रेशर आ गया, नो डाउट, कोई बात नहीं। फिर ये वेपर प्रेशर के जो एक जनरल हमने पढ़ा है कि अगर दो कंपोनेंट हैं, दो वॉलेटाइल चीजें हैं, तो दोनों का वेपर प्रेशर का मिक्सचर का वेपर प्रेशर दोनों की वजह से आएगा। और ये टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 होगा। P1 की वैल्यू क्या होगी, P0 A x A, P2 की वैल्यू क्या होगी, P0 B x B या x2। और उसको इन्होंने सॉल्व करके ये ग्राफ बनाया है। बेटा कई कई जगह ऐसे ओवरलैपिंग 2-4 जगह है, क्योंकि फाइल मेरे पास थी किसी और फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में चेंज करने में 2-4 जगह ऐसे छोटा छोटा आगे पीछे हो गया है, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। तो ये रहा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज नहीं याद रखना, वेपर फेज भी याद रखना है। फॉलोड बाय ये रहा राउट्स लॉ ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, याद आया, यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो राउट्स लॉ है वो ये रहा, ये उसका ग्राफ है नॉन वॉलेटाइल का, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब आ गया राउट्स लॉ के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस। फिर नॉन आइडियल के डिफरेंस के बाद नॉन आइडियल भी दो तरह के हैं, एक नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो जब भी डेविएशन होगा जो लाइन आनी थी उससे ऊपर आ रही है, पॉजिटिव डेविएशन है अगर वेपर प्रेशर के हिसाब से कहें, या नेगेटिव डेविएशन होगा। और इसमें एक वर्ड याद रखना था, एजियोट्रोप, जो कि दो तरह के थे, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आता है, नेगेटिव में मैक्सिमम। और ये वाला पॉइंट जब लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन बराबर होता है वो एजियोट्रोप कहलाता है। एंड ऑब्वियसली इसमें एग्जांपल्स भी हैं, जैसे यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आपको एग्जांपल दिख रहा है 68% नाइट्रिक एसिड विद वाटर इज एजियोट्रोप। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन से अलग नहीं होगा, दैट इज एजियोट्रोप। इसके बाद ये हेडिंग आपकी चल रही है सॉलिबिलिटी, दैट इज हेनरी लॉ अब आएगा। तो सॉलिबिलिटी में पहला फैक्टर था नेटूरे या नेचर, सॉल्यूट सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व लाइक, याद आ गया होगा। दूसरा टेम्परेचर, इसमें याद रखना था एंडोथर्मिक सॉल्युबल है या एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक सॉल्युबल है तो टेम्परेचर बढ़ाने में सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक है तो कम होगी। कुछ सब्सटेंस इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे Na2SO4.10H2 ग्लोबल सॉल्ट, वो एक लिमिट तक तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है। एनहाइड्रस से अगर लेके चलें जब तक ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ता है, और उसके बाद ये एक्सोथर्मिक हो जाता है तो सॉलिबिलिटी कम भी होती है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट वो था। फिर आया हेनरी लॉ। बेसिकली अगर हेनरी लॉ को देखें तो फॉर्मूला वही है जो राउट्स लॉ का है, या राउट्स लॉ को कह सकते हैं स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ है। देखो भैया हेनरी में क्या कहा, पानी के अंदर कोई भी गैस बोल दो,
पानी के अंदर कोई भी गैस घोल दो, यानी वाटर सॉल्वेंट है, कोई भी गैस घोल दो तो हम निकाल देंगे। फिर क्वेश्चन आया क्या वाटर के अंदर वाटर गैस यानी वाटर वेपर घोले जा सकते हैं? ठीक है, तो बेसिकली जो राउट्स लॉ है वो वाटर वेपर्स और वाटर का रिलेशन ही तो दे रहा है, जबकि ये तो वाटर के अंदर किसी भी गैस को घोल सकता है। तो उन दोनों ही फॉर्मूले में अगर कंपेयर करें तो यहाँ बस KH है, वहां P0 है। तो इन प्लेस ऑफ KH P0 मतलब अगर वाटर के अंदर कोई भी गैस घोल रहे हैं तो उसका एक कोई भी कांस्टेंट होगा, दैट इज हेनरी कांस्टेंट KH। लेकिन वो गैस वाटर की गैस हुई, यानी उसी लिक्विड की वेपर्स हुई, वेपर प्रेशर जिसे कहना चाहते हैं, तो वो एक स्पेशल केस हो गया इसका। तो बेसिकली हेनरी लॉ का एक केस कह सकते हैं राउट्स लॉ, और जहां हेनरी लॉ में KH था उसी जगह P0A यानी प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ले लेते हैं। फिर हेनरी लॉ के अब सब बुक का पता क्या फायदा है, बुक से जब हम करते हैं तो कुछ हमें एप्लीकेशन या ये सारी चीजें जो थ्योरी की होती है रेक्टिफिकेशन की वो इजीली मिल जाती हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, डीप सी डाइविंग, अब यही है आपकी थोड़ा डीप सी डाइविंग में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेंट क्लाइंबर्स और द पीपल एट हाई एल्टीट्यूड, यहाँ ब्रैकेट में अपने लिख सकते हैं एनोक्सिया, अमेंड कर सकते हैं। और इसके बाद स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ आ गया ये, ठीक है। सॉरी, राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे राउट्स लॉ स्पेशल केस है हेनरी लॉ। थस राउट्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, मतलब यहाँ पे अ गैस एंड लिक्विड, कोई भी गैस लिक्विड में बोल सकते हैं, वहां पे उसी की वेपर उसी का लिक्विड होना चाहिए, तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड है, ये एक ब्रॉड है, दिस वन। फिर अगली हेडिंग थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, हमने पहले वेपर प्रेशर समझा, फिर लोरिंग समझा, फिर रिलेटिव लोरिंग। आई होप सो वी हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर एलिवेशन ग्राफ के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिप्रेशन, और लास्ट टर्न पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ लिया था। न्यूमेरिकल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, विच इज वेरी इजी। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चल रही है। रिलेटिव लोरिंग वेपर प्रेशर ये पहली थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये दूसरी है, एंड फॉलोड बाई यहाँ पे तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों हम यहाँ तक आपका चैप्टर ला चुके हैं, या ये ऑस्मोटिक प्रेशर तक हो चुका है। कल हमने लास्ट ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक बता दिया था। अब एक वर्ड ऑस्मोसिस में जो बचा है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, बस खाली उसको थोड़ा सा बताना है। मतलब हमारा चैप्टर अब यहाँ के आगे बचा है। रिवर्स ऑस्मोसिस तो कुछ भी नहीं है, मेन जो बचा है एबनॉर्मल मोलर मासेस कह लीजिए, या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा है। तो अब हमारा सिर्फ आप यहाँ से अगर देखो तो ये एबनॉर्मल मोलर मास का एक पॉइंट बचा है 12th लेवल का। इसके बाद ये कंपटीशन में आ जाता है थर्मोडाइनेमिक्स, मतलब हम 2-3 चैप्टर्स को अगर मिलाएं, यानी सॉल्यूशन चैप्टर को हम मिला लें सपोज थर्मोडाइनेमिक्स से। थर्मोडाइनेमिक्स में एक इक्वेशन थी, आपको याद होगा, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स। तो हम इनको कोरिलेट करें कि वो वाली जो थर्मोडाइनेमिक्स की इक्वेशन थी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बताने वाली, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जिसमें डेल्टा एच एंट्रोपी था, टी टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा एच इज हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ का टॉपिक हो गया, दैट मींस एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, और गिब्स फ्री एनर्जी वहां का हो गया थर्मोडाइनमिक्स का। अब हम इनको क्लम्प करना चाहते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन को एंट्रोपी से रिलेट किया है, फ्रीजिंग पॉइंट को, अच्छा ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया था, और ये इनका फॉर्मूला आया था, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट कितना कम हुआ, सॉल्वेंट कितना कम हुआ। ये नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इन सबको समराइज करके 3 या 4 पेज में सारे फॉर्मूले, 18 फॉर्मूले इसमें हैं, इकट्ठे कर दिए हैं। जैसे पहला फॉर्मूला कंसंट्रेशन टर्म का है, तो आपके पास ये एक फॉर्मूला आ गया कंसंट्रेशन टर्म का, दैट इज मास परसेंटेज W/W, V/V, W/V, फिर ppm। तो ये सारे आ गए, इसके एब्रीवेशन ऊपर लिखते हैं क्या है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया, एब्रीवेशन पहले लिखते हैं, और Na + Nb 1 है। फिर मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, ये सारे हैं। फिर जो सबसे अलग है, यहाँ इन्होंने सिर्फ मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में इंटर रिलेशन दिया है। आप अगर हमारी कॉपी पढ़ेंगे, नहीं दूसरा भी दिया, सॉरी, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज में 10 dx अपॉन मोलिकुलर वेट, ये वो वाला फॉर्मूला है, या नॉर्मेलिटी को 10 dx अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं। बेटा हमारी कॉपी में 1-2 फॉर्मूले और मिलेंगे, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में डायरेक्ट रिलेशन क्या है,
और जैसे इन्होंने डाइल्यूशन के लिए दे रखा है M1V1 M2V2 होता है या N1V1 N2V2 होता है, और अगर 2-3 सोल्यूशन मिक्स करें तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M-V- होता है। बेटा वीडियो इस समय डल इसलिए आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है, और ये जो है ना इसकी लाइट बहुत ज्यादा है, जबकि मैंने इतनी लाइट कर रखी है तब भी बहुत ज्यादा है। अभी आपको वीडियो सही लगने लगेगी बेटा आदित्य, अगर मैं ऐसा कर दूं, अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो वो जो वीडियो डल आ रही है वो बेसिकली बोर्ड की लाइट की वजह से है, ठीक है ना। फिर से डल हो गया, काला हो गया, मैं कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा रहेगा ही। फिर राउट्स लॉ हो गया है, और राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल, मतलब एक राउट्स लॉ वॉलेटाइल का था और एक नॉन वॉलेटाइल। अब आपको यहाँ दिख रहा है P0 एक्स ए लिखा है, और इसके बाद यहाँ P0 भी एक्स भी लिखा होना चाहिए, वो यहाँ से शिफ्ट होकर इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो इतना सा ही आपको बस मैनिपुलेट करना है थोड़ा सा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, अब यहाँ का ये गायब हुआ, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वो नीचे कहीं चला गया होगा थोड़ा बहुत। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो 14 तक हम कर चुके हैं। अभी एक वांट ऑफ फैक्टर वाले ये यहाँ से लेके 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले मुझे आपको पढ़ाने हैं वांट ऑफ फैक्टर के, बस इस चैप्टर में इतना पढ़ाने को रह गया है। अब वो बच्चे जिनके न्यूमेरिकल वीक हैं, जिनकी थ्योरी थोड़ी सी वीक है इस चैप्टर के लिए, उनके लिए ये बेस्ट है, ये बेस्ट है उनके लिए जिनकी थ्योरी या न्यूमेरिकल में थोड़ी सी कमी है, चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने हैं, एंड क्वेश्चंस आप तब अच्छे कर पाओगे जब आप इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल में कंसंट्रेट होकर फोकस करो। बेटा कुछ क्वेश्चंस थ्योरी वाले हैं, इनफ एग्जाम्पल, इनफ, अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके यूज कर सकते हो, देन गारंटेड एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, वेदर इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, वेदर इट इज फ्रॉम आईआईटी, एडवांस में, एडवांस नहीं है सॉरी, एडवांस के क्वेश्चन की अलग लिस्ट है। वो बच्चे जो ये पूरा कर लें, आप मुझे कहिएगा, वैसे तो एबीसी में भी कुछ एडवांस के 2-4 क्वेश्चन है, अदरवाइज मेरे पास एक दूसरी फाइल है, नहीं लेकिन वो मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, उसमें आईआईटी एडवांस के जो अभी तक के क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि अब एडवांस के क्वेश्चन बहुत इजीली मिल सकते हैं ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की वजह से। फिलहाल ये रहा आपका कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, कुछ नहीं है काफी है। जैसे पहला सोल्यूशन है कि कोई एग्जाम्पल बता दो जिसमें लिक्विड सोल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है, तो सोडियम अमलगम। अब सोडियम अमलगम में मरकरी ने सोडियम को घोला या सोडियम ने मरकरी को घोला, यही तो कंफ्यूजन है। ये तो मालूम है मरकरी लिक्विड है, सोडियम सॉलिड है, लेकिन जब सोडियम अमलगम बनाया तो बाद में सॉलिड बन गया, और अगर वो बाद का सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्वेंट है और लिक्विड सोल्यूट हो गया। दैट मीन जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम जितने होते हैं वो ऑब्वियसली सॉलिड में होते हैं, तो सोडियम या जिंक वहां सॉलिड है, वो सॉल्वेंट है, और मरकरी वहां लिक्विड है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी मोलैलिटी, जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और आई होप तो आपको वैसे भी मालूम है, दोनों में ही मोल्स ऑफ सोल्यूट देखते हैं, बट मोलैरिटी में 1 लीटर सोल्यूशन में देखते हैं हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, और मोलैलिटी में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बट द मेन डिफरेंस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि वॉल्यूम टर्म नहीं है, दैट मीन कूल हुआ हॉट हुआ लेकिन मोलैलिटी उतनी ही है। सोल्यूशन आपने बनाया, फ्रिज में रख दिया, 1 घंटे बाद निकाला, टेम्परेचर कम, मोलैलिटी उतनी रहेगी, बट मोलैरिटी इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एट ए टेम्परेचर। तो सबसे मेन डिफरेंस ये था। ये आ गया क्वेश्चन, और इसमें काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी सॉल्व है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम वाटर 50 ग्राम मिथेनॉल। तो इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो याद रखना है दोनों के मोल्स निकालेंगे, फिर मोल अपॉन टोटल मोल करेंगे, वो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आई होप सो ये आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। मोल्स निकालिए, मोल अपॉन टोटल मोल्स करिए, तो मोल फ्रैक्शन। ये रहा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी गिवन है। अगर डेंसिटी गिवन है तो मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मोलैलिटी और मोलैरिटी पूछा था उन्होंने, एंड आई होप तो ये कॉपी में किया हुआ ही क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का है, और बेसिकली मार्क्स 2 के दे रखे हैं और मोलैलिटी पूछा है, तो मार्क्स से मोल्स आ जाएंगे दोनों के, और मोलैलिटी तो डायरेक्ट आ जाएगी, सॉरी मार्क्स से मोल्स सोल्यूट के निकालेंगे, और सॉल्वेंट का खाली वेट रखेंगे, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से आपकी मोलैलिटी आएगी, और दोनों के मास ऐड करेंगे, डेंसिटी गिवन है, मास और मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा,
तो जो सोल्यूट के मोल्स पिछले आपने निकाले हैं मोलैलिटी में, सोल्यूट के मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वहां से आपकी मोलैरिटी आएगी। ठीक है, फिलहाल कई बच्चों को ये भाषा मेरी नहीं समझ में आ रही होगी, ऑब्वियसली जिनका थोड़ा वीक है वो कह रहे हो पता नहीं क्या कहते रहता है, ये कर लो वो, तो उनके लिए भी अब मैंने अब डेली का ही सोच लिया है। आप कुछ बच्चों ने पहले भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस भेजे हैं तो मैं उनको सॉल्व करके नहीं दे पाया था या वॉट एवर द रीजन, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम रेगुलरली आपकी जैसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा क्लास या डाउट सेशंस रेगुलरली रखेंगे, जिससे कि अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप कहीं लैक नहीं करेंगे। ठीक है, कल भी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि डाउट्स हैं या कुछ है, तो मैंने कह दिया था कि बैच के बाद, लेकिन वो बैच के बाद ना दो अगला बैच होता है, फिर कुछ और होता है तो नहीं हो पाता, तो हम टाइमिंग ही सेग्रीगेट रखेंगे। मॉर्निंग इज फॉर रिवीजन और यू कैन से डाउट सेशंस और कंपटीशन अप्रोच, और इवनिंग में हमारा जो चल रहा है 12 स्टैंडर्ड बोर्ड्स वो ऐसे ही चलने देंगे। ठीक है, फिर अब ये वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, तो आई वांट मतलब मैं यहाँ पे इसको नहीं अब एक एक करके रीड कर रहा हूँ क्योंकि ये फाइल आपके पास भी है, आप खोल के देख लीजिए। ठीक है, तो पेज नंबर पहुंच जाते हैं हम इस समय, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सबको नहीं रीड कर रहे हैं हम। आपका काम ये होगा, आप इन्हें पढ़ेंगे, टिक कर लेंगे या क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, पेज नंबर नोट कर लीजिए, सेंड टू मी, मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगले सेशन में, और ऑब्वियसली जो भी आप भेजेंगे मैं कोशिश करूंगा उसे ग्रुप में डाल दूं कि और भी बच्चों के अगर वही डाउट है तो एट दैट टाइम सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। नाउ दीज आर द ट्यूटोरियल 1 के नाम से ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 ट्यूटोरियल हैं, इस पे आप आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमारा डीपीपी के नाम से था शायद इनका, डेली प्रैक्टिस पेपर व्हाटएवर। तो ये शुरू के थोड़े इजी हैं। पहला है, will molarity of a solution at 50 degree centigrade be less, same or more than at 25 degree centigrade? 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मोलैरिटी निकाल रखी है हमने, अब हमने टेम्परेचर कम किया है 25 पे ले आए हैं, तो मोलैरिटी वही रहेगी, बढ़ेगी कम होगी। जनरल क्वेश्चन सारे वाटर को सोच के करने हैं, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर देने का ये मतलब है कि वाटर का जो एनॉमलस बिहेवियर होता है ना, हाँ बेटा, वाटर का जो एनॉमलस बिहेवियर होता है वो 4 डिग्री और उसके नीचे होता है, इसलिए उन्होंने टेम्परेचर मेंशन कर दिया, ये वो नाटक नहीं है 4 डिग्री और नीचे का, मतलब 4 डिग्री और नीचे में जब कूल करते हैं तो वाटर एक्सपैंड करता है, बट 4 डिग्री के बाद ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है, इसलिए। बिल्कुल सही है अभिषेक, बिल्कुल सही है कार्तिक, आप सबको क्लियर है कि टेम्परेचर जब हम कम करते हैं तो चीजें कंडेंस होती हैं, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी, और 2-3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, मोलैरिटी इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए 3 कंपोनेंट सिस्टम? तो कॉमन सेंस है बेटा, सम ऑफ कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सम हमेशा 1 आएगा, देन डेफिनेटली 1 की फ्रैक्शन करते हैं, इसलिए आंसर 1 आएगा। थर्ड वन, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ फॉलोइंग पेयर। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एन ऑक्टेन एन हेक्सेन में कौन सा इंटरेक्शन है ये बताना है। तो भैया इंटरेक्शन आपको याद होंगे, सॉलिड स्टेट में भी पढ़े हैं और आपको वैसे भी पता था। व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरेक्शन? वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं मेनली इंटरेक्शन में। वंडरवॉल को फिर क्लासिफाई करते हैं डाइपोल डाइपोल में, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल व्हिच इज नोन एज लंदन फोर्सेस, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में भी करते हैं, या फिर एक और था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इनमें कर सकते हैं, 4 में, 4 या 5 में। ये बेटा हेक्सेन और ये ऑक्टेन, बोथ आर नॉन पोलर, तो आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नॉन पोलर लाइक हेक्सेन ऑक्टेन, और नॉन पोलर में इंड्यूस डाइपोल बनाना पड़ता है, और अगर इन दोनों में इंड्यूस बनाना पड़ रहा है तो इसे लंदन फोर्सेस कह सकते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, या फिर डिस्पर्शन भी कह सकते हैं। वेरी नाइस, इसे डिस्पर्शन फोर्स भी कह सकते हैं, लंदन फोर्स कह सकते हैं। अगला आयोडीन CCl4, बिल्कुल सेम है, आयोडीन इज आल्सो नॉन पोलर, CCl4 इज नॉन आल्सो नॉन पोलर, सेम आएगा। NaCl4 इन वाटर, आपको मालूम है NaCl4 एक आयनिक कंपाउंड है, ये आयनाइज हो जाएगा और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आयन डाइपोल बनेगा, ये आयन्स हो जाएंगे और ये डाइपोल में रहेगा, तो दिस इंटरेक्शन इज आयन डाइपोल। मिथेनॉल एंड एसीटोन, तो आपको ये याद रखना है, एक अल्कोहल है और एक एसीटोन है, अल्कोहल भी पोलर होते हैं, एसीटोन भी पोलर होता है, तो जब दोनों चीजें पोलर होती हैं तो दोनों में हम कहते हैं डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। सिमिलरली एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन ये है। मिथेनॉल और एसीटोन में एक छोटा सा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, क्योंकि मिथेनॉल में OH ग्रुप है, एसीटोन में C डबल बॉन्ड O है, तो एक लिटिल बिट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की भी पॉसिबिलिटी है। एंड
एसीटोनाइट्राइल CH3CN को कहते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। अधिकतर बच्चों को देखा है जब मैं पूछता हूँ ना एसीटोनाइट्राइल, गायब हो जाते हैं कि है क्या। CH3CN है और एसीटोन है, इनके बीच का इंटरेक्शन दोनों ही पोलर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बेस्ट है। अब बेटा ऐसे करके अब आपको ये 4 ट्यूटोरियल्स हैं या व्हाटएवर यू कैन से क्वेश्चन पेपर हैं, 10-10 क्वेश्चन के हैं। ये 4 क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दे रखे हैं जहां न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं। तो आप ये चारों ट्यूटोरियल्स या ये चारों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आप, और ऑब्वियसली बहुत फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। पहला होमवर्क आपका यही है कि आप इसकी स्टडी करिए और इन चारों ट्यूटोरियल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब बेटा इन चारों ट्यूटोरियल्स के बाद आ रहा है हमारा बेसिकली बोर्ड लेवल के क्वेश्चन। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सोल्यूशन, ये 1 नंबर का है, तो ये तो अब बेकार है आपके लिए, आप कर लेंगे। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। अगर 1 नंबर में है तो इतना सही है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। अब यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है, इसमें एक आध प्रॉपर्टी बढ़ा दीजिए, एग्जाम्पल्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि आगे एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लेकिन जब 2 नंबर में आएगा तो एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल होगा। फिर आप कह सकते हैं सोल्यूशन में द कंपोनेंट डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी, क्योंकि ये मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, तो कंपोनेंट्स डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी। फिर कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट solution are of 9 types and on the basis of physical state of solution या solvent only it is of 3 types: solid solution, liquid solution, gaseous। और ज्यादा कुछ है तो एग्जांपल, इट डिपेंड्स ऑन वेटेज ऑफ मार्क्स, कि आपको कितना किस में बताना है वो मार्क्स की वेटेज पे डिपेंड करेगा। अगला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो यहाँ अगर 1 नंबर में है तो आप ये कहेंगे विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि 1 मार्क्स है और पूछा तुमने इतना ही है, डिक्रीजेस। अब यही 2 नंबर में आता है वाई एक्सप्लेन, तब आप ये कहते हैं 2 तरह का एक्सप्लेनेशन है। पहला हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ से कैसे कहेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू बेटा आप ऐसे कहेंगे प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, और फिर आप कहेंगे विद राइज इन टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस, और अगर ये हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है देयरफॉर मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो आप ऐसे बता सकते हैं प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? हेनरी कांस्टेंट। दूसरा तरीका आप 11th स्टैंडर्ड का ये भी कर सकते हैं, गैस प्लस लिक्विड इक्वल्स टू सोल्यूशन, और फिर आगे लिख सकते हैं ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। और अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर प्रिंसिपल, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। वेरी गुड, तो हीट एब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में हो रही है? एंडोथर्मिक डायरेक्शन पीछे है, दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो आप चाहें तो हेनरी कांस्टेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहें तो आप यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की क्यों कम होती है, वो ये है। अगला क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं यूजुअली, दैट इज डेल्टा एच सोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ NH4Cl इज मोर देन 0। तो यहाँ कॉमन सेंस लगाना है कि ये जो सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है ये कहना चाह रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और आगे पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो आपको क्या कॉमन सेंस लगाना है? एंडोथर्मिक है, एक सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है, और अगर एंडोथर्मिक घुल रहा है तो ली शैटेलियर कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे जाएगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप कहेंगे विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको मालूम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा दैट सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और यूजुअली उनकी कंसेंट्रेशन भी सेम होती है क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, तो P1 P इज इक्वल टू C या पाई इज इक्वल टू C, पाई प्रोपोर्शनल टू C, तो पाई1 इक्वल टू पाई2, तो C1 इक्वल टू C2 भी होगा, यानी कंसेंट्रेशन सेम होगी, बस नॉन दैट इज नॉन आयनिक सब्सटेंस हो। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रॉप वो होता है जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है, एक साथ उड़ता है एक साथ नीचे आता है, तो कॉमन सेंस है इट कांट बी सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन, इट इज सेपरेटेड बाय। ये कैसे सेपरेट करते हैं? तो उसका आंसर होता है इट इज सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन? जैसे इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, 95% इथाइल अल्कोहल है और 5% वाटर है, तो ये रेक्टिफाइड स्प्रिट कहलाता है। ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसमें 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर है। इसमें हम बाहर से डाल देते हैं बेंजीन। जब ये बेंजीन डालते हैं तो ये टर्नरी सोल्यूशन हो जाता है, यानी 3 चीजें हो गई इसमें। और अब ये जो परसेंटेज थी ये बिगड़ गई, 95 और 5 वाली परसेंटेज बिगड़ गई। अब ये एजियोट्रोप ब्रेक हो गया और अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि बेंजीन में कुछ ना कुछ इथाइल अल्कोहल भी घुलता ही है और बेंजीन और वाटर दूर दूर रहते हैं, दैट इज दोनों सॉल्वेंट हैं और दोनों ही अपोजिट नेचर के सॉल्वेंट। तो इस तरीके का डिस्टिलेशन कहलाता है हमारा एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, कि एजियोट्रोप को ब्रेक करके तब हम चीजों को 100% प्यूरिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन कंपटीशन का बड़ा फेवरेट है और 12th स्टैंडर्ड में फिलहाल बुक्स में नहीं है। एडिशन ऑफ HgI2 टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI shows increase in vapor pressure, why? आपको ये तो मालूम ही है कि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन अगर हमने HgI2 मिलाया KI के साथ तो यहाँ उल्टा होता है, यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है कम होने की जगह। तो बेसिकली एक रीजन इसका ये है कि ये K2HgI4 बनाता है विच इज अ कॉम्प्लेक्स, यानी सोल्यूशन में मोर वॉलेटाइल चीजें आने लगती हैं, या ये कहें, ये अभी हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल में 2 तरह की हो सकती हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव में क्या होगा, अंदर जाने के बाद सब्सटेंस जुड़ जाएंगे और अगर वो जुड़ जाएंगे तो पार्टिकल्स तो कम हो जाएंगे, और अगर वो पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है या उनका इफेक्ट एडवर्स हो जाता है। यानी होना चाहिए वेपर प्रेशर कम, जबकि यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ओवरऑल पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। इन्हें अगर आप बैलेंस करोगे तो ये आएगा। तो इनिशियल यहाँ 2 K के पार्टिकल होंगे, 2 I के होंगे और 1 इसका, यानी टोटल 5 पार्टिकल होंगे, लेकिन फाइनली ये पार्टिकल रह गए 3, क्योंकि ये तो आयनाइज होगा नहीं। तो पार्टिकल के डिक्रीज होने की वजह से एडवर्स इफेक्ट या इनवर्स इफेक्ट हो गया, कि वैसे तो एडिशन करते हैं कभी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर कम होता था, जबकि यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। या फिर बच्चों आपको याद होगा ना कि हमने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, जबकि इस केस में K2HgI4 के केस में फ्रीजिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है। तो ये वाला जरा एग्जांपल याद रखिएगा कि ऑन एडिशन ऑफ HgI2 इन KI, यहाँ आपको इनवर्स या रिवर्स आंसर देने हैं, कि वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था तो यहाँ कम, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता था यहाँ बढ़ता है, वेपर प्रेशर कम होता था यहाँ बढ़ता है। तो ट्राई टू रिमेंबर दी। अगला क्वेश्चन भैया, अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पहला तो बड़ा कॉमन है, व्हाट आर एजियोट्रोप, तो हमने डिस्कस कर ही लिया है एजियोट्रोप क्या है। एजियोट्रोप को कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कहते हैं, और जब लिक्विड और वेपर का कंपोनेंट एकदम सेम हो जाता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो एजियोट्रोप कहलाते हैं, ठीक है। और 1 एग्जांपल ऑफ ईच मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा दैट मींस वेपर्स ज्यादा हो गई तो वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, और जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो मैक्सिमम, ठीक है। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड लेवल के हैं, मैंने 5-7 अभी डिस्कस किए हैं, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आप करेंगे। दूसरा है इसी का सब्जेक्टिव, थोड़ा प्रूफ करके दिखाना होगा, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, जो 55.5 आएगी, उसके लिए हेल्प दे दी है, डेंसिटी इतनी है, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हैं वो भी यही है। तो यहाँ का अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो एक बार पीछे सॉल्व एग्जाम्पल में जरूर देख लीजिएगा। अब आ रहे हैं हम जिसके लिए आज का स्पेशली क्लास रखा है। नाउ अब हम जिस पॉइंट पे आए हैं वो हमारा आज का मेन टॉपिक था, और अगली बार से हम ऑब्वियसली इस पे ज्यादा एम्फेसिस करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको 10 मिनट 5 मिनट दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 आप अपने मोबाइल में, क्योंकि ये हटाना पड़ेगा आपको, आप 5 मिनट में पहले 10 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, और चलिए 10 ज्यादा हो जाएंगे, आप पहले 5 पहले कर लीजिए, और इन 5 के आंसर लाइन से आप टाइप कर दीजिए। जैसे
सपोज आपका आंसर पहले का ए आ रहा है, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवें का ए, सिंपल करने तो 5 बारी ए लिख दीजिएगा, ए ए ए ए ए। और अगर आपका आंसर ए बी बी ए आ रहा है तो 5 आंसर आप इसके आंसर मत देखना, कॉमन सेंस है, आपके भले के लिए है। तो आप ये 5 क्वेश्चन करिए, फिर हम 5 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्न से क्या होगा, क्योंकि आपके पास पहले से है, मैं होमवर्क लिख के भेजूंगा कि आपको ये 30 क्वेश्चन करके रखने हैं। फिर हम नेक्स्ट डे उन 30 क्वेश्चन में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, या जो भी आपको ये लगता है कि समझ में तो आ गया, आंसर देखते तो आ गया, लेकिन अभी और एक्सप्लेनेशन करना है तो वो करेंगे। कैरी ऑन, 5 क्वेश्चन करिए। हाँ भैया, कर लियो कर लियो कर लियो, एक का भी दान नहीं है अभी। एक बच्चे का आंसर आया है, वेरी गुड, डी डबल बी ए डी। चलिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2 बच्चे आंसर दे चुके हैं अब तक। एक मिनट करो करो, वेरी गुड विदई, वेरी नाइस, ये सही लग रहा है आपका विजय बेटा। मैंने तो जो सामने 3 आए हैं उन्हीं को अभी सॉल्व किया, तो गलत लग रहा है आपका। वेरी गुड श्रेया, ये भी अच्छा तरीका है, अगर आपके 3 हो गए हैं तो पहले 3 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वेरी नाइस। ठीक है ऋषि, ठीक है बेटा। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट टेक्स प्लेस ऑन डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बिकॉज। वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है? तो पहला है डेंसिटी का कोई रिलेशन है, दूसरा है सरफेस टेंशन का, तीसरा विस्कोसिटी, और चौथा है द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट ऑन द सरफेस आर रिप्लेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर जो कम होता है उसका हमने रीजन पढ़ा है, और ये एग्जैक्टली जो पढ़ा है वही है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हट जाते हैं, वहां सॉल्यूट आ जाता है, हिंड्रेंस हो जाती है। तो डी आंसर सही है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनाएंगे बेटा अपनी। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, और चारों ऑप्शन में देखा कि कौन सा वेरी मच रेलेवेंट आपका पढ़ा हुआ है, और बाई चांस ये ऑप्शन नहीं होता फिर हम इन तीनों पे भी आगे डिग करते। सेकंड क्वेश्चन है, डी आंसर होगा बेटा। सेकंड है द वेपर प्रेशर, द प्रेशर अंडर विच अ लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट बेटा एट इक्विलिब्रियम। तो को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो लिमिटिंग वेपर प्रेशर है, रियल वेपर प्रेशर है, नॉर्मल है या सैचुरेटेड है? तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड वर्ड इज मोर करेक्ट। ठीक है, सैचुरेटेड किसे कहते हैं अगर आपको याद हो, बेसिकली जो इक्विलिब्रियम्स आ जाते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। लेकिन एक बारी इसका मैं आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी है कि हम एक बारी आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव का, है ना? यस ठीक है, डबल डी है, और फिर ये ओके, खो गो खो गो खो गो खो गो। अरे पेज नंबर कहा था, पेज नंबर कहा था 36।
पता नहीं, मैं पेज नंबर भूल गया देखना। सर 37। हाँ मिल जाएगा, मैंने कहा ना 1 सेकंड। चलो 37 था, ठीक है। ये आ गया 37। चलिए, तो पहले का भी डी है, दूसरे का भी डी है। दूसरे में एक वर्ड था सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं ना लिक्विड्स में भी, तो उस समय लिक्विड और वेपर का हम क्या मानते हैं, या सॉलिड या लिक्विड पानी में घोला है तो वो इक्विलिब्रियम मानते हैं, दैट इज इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये वर्ड यूज हो जाता है यूजुअली। थर्ड सभी को क्लियर है, बी आंसर होगा। अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, मतलब बाद का, इट इज मोर देन इनिशियल। शुरू से बाद का अट्रैक्शन ज्यादा, पार्टिकल पास आ गए, और अगर पार्टिकल पास आ गए वेपर कम हो गई। वेपर कम हो गई मतलब जितनी आनी चाहिए उससे कम हो गई, दैट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट। चौथा, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। बेटा अगर पॉजिटिव है तो दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, डेल्टा वी मिक्सचर इज पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सचर इज पॉजिटिव, ए आएगा। एंड द फिफ्थ, which one of the following is not correct about boiling and evaporation? Evaporation takes place at all temperature, boiling takes place only a particular temperature। सही बात है। evaporation, boiling तो तभी होगी जब boiling point आएगा। evaporation कम टेम्परेचर के बाद भी थोड़ा थोड़ा उड़ता रहता है, वो evaporation है। evaporation takes place from only from the surface obviously, and boiling takes involves the formation of bubbles below the, भैया जब बॉइलिंग करते हैं तो नीचे से पार्टिकल ऊपर, ऊपर से नीचे एक रोटेशन चल रहा होता है, और दैट इज अंदर से पार्टिकल आ रहे हैं, सरफेस से आ रहे हैं, तो एवोपरेशन है। तो दोनों ठीक है। बॉइलिंग कैन टेक्स प्लेस इन ए क्लोज्ड कंटेनर एज वेल एज इन ओपन कंटेनर। एवोपरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ओपन कंटेनर। ठीक है कहानी, लेकिन बॉइलिंग कैन टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर। ठीक है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एवोपरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बेटा एक बार बॉइलिंग को हम फिर से देखें। बॉइलिंग कैन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर। अच्छा, चौथा ऑप्शन भी देख के फिर डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लो, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। बट एवोपरेशन इंक्रीजेस इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लो। फंसा रही है ये दो में है। एक मिनट रुको, इससे हम फंसेंगे नहीं, एक बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा बेटा, इसका आंसर बुक ने सी दिया है, ठीक है, बट वी हैव टू डिस्कस कि सी कैसे दिया है ना। ठीक, 37 था यार, चलो कोई बात। हाँ भैया, कहेंगे वो कहेंगे, ये है। तो कौन सी बात कॉन्ट्रडिक्ट कह रही है? ये बड़ा अच्छा, डी वाला पॉइंट तो बहुत अच्छा है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो एवोपरेशन बढ़ जाता है। मुझे ये लग रहा था, लेकिन इसको एक बार फिर चेक करते हैं। और सी गलत है बुक के हिसाब से। बॉइलिंग कैन टेक प्लेस इन क्लोज्ड एज वेल एज ओपन कंटेनर। बेटा क्लोज्ड कंटेनर जब होता है ना, जैसे यूज ऑफ प्रेशर कुकर होता है, वहां बॉइलिंग नहीं होती। क्योंकि बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग तब होती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसलिए सी में पहला सेंटेंस तो 100% गलत है कि बॉइलिंग कैन टेक प्लेस इन क्लोज्ड एज वेल एज ओपन कंटेनर, उसमें पहला सेंटेंस गलत है। अब ऐसे क्वेश्चन कुछ आएंगे जिनमें हमें डिस्कशंस भी करने होंगे या एक आध बारी सर्च भी करना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेवल है। अब बताओ, इन्होंने डी ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इफ एक्सटर्नल प्रेशर लो, वी आर क्वाइट श्योर, हमने पढ़ा भी है। अब इन्होंने रिलेट कर दिया है एवोपरेशन से, एवोपरेशन इंक्रीजेस इफ एक्सटर्नल प्रेशर लो, यानी बाहर का प्रेशर कम हो जाता है तो एवोपरेशन बढ़ जाता है, इनका कहना है। एंड वी हैव टू चेक, ठीक है। हमें इसको एक बारी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली जब हम डिस्कस करेंगे तो आप बोलेंगे और हम सुनेंगे, हम बोलेंगे, दैट इज डिस्कशन। फिफ्थ क्वेश्चन को फिर भी मैं एक बारी कहूंगा, मार्क कर लीजिए, इसके सी और डी सेंटेंस को बहुत अच्छे हैं, और इसको हम एक बारी दोबारा देख के फिर डिस्कस भी करेंगे। नाउ कमिंग टू 6 to 10, ठीक है, 6 से लेके 10 तक। पहले 6 को निपटा ही देते हैं, फिर अगले पेज पे आ जाएंगे। द डायग्राम गिवन बिलो इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोजिशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ए बी एंड सॉल्यूशन। तो साफ पता चल रहा है ये वेपर प्रेशर है, लाइन से ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है।
पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? जब इंटरेक्शन कम हो जाए। इंटरेक्शन कम हो जाए मतलब ए बी का इंटरेक्शन कम हो जाए। तो मुझे लग रहा है आंसर सी आएगा। ठीक है, तो 6 का सी बिल्कुल सही है। चलिए बेटा 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, एक एक करके देख लेते हैं हम। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। अब बेटा एक एक करके 7 में आइडियल सोल्यूशन कौन सा नहीं बनाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, आपको समझ में आ गया है। वाटर और अल्कोहल हमेशा पॉजिटिव डेविएशन में जाते हैं, और ये हम फनी लैंग्वेज में यूज भी करते हैं। अल्कोहल हो कैसा भी, डेविएट तो पॉजिटिव ही कर रहा है। ठीक है, वाटर में अल्कोहल ले जाता है तो पॉजिटिव ही ले जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब बाइनरी सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एन हेप्टेन। तो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि अल्कोहल चाहे वो वाटर में जाए, चाहे वो एसीटोन में जाए, चाहे वो हेप्टेन में जाए, तो पॉजिटिव डेविएशन ही आता है, नॉन आइडियल होता है और पॉजिटिव डेविएशन होता है, क्योंकि अल्कोहल और हेप्टेन में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। तो अल्कोहल का जितने भी हमारे कोर्स में क्वेश्चन है वो पॉजिटिव में ही है। 9, a solution which has lower osmotic pressure as compared to other solution। ठीक है, जिसका लोअर है बाकी से, वो क्या कहलाएगा? बेचारा कमी से गुजर रहा है, ऑब्वियसली हाइपोटोनिक है। वेरी गुड संजना विजय एंड जो भी थर्ड वन थे विजयी। ठीक है, ये आंसर सही है, वेरी गुड। व्हाट वुड हैपन इफ द थिन स्लाइस ऑफ शुगर बीट इज प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो आपको समझ में आ ही गया है, कल भी हमने शायद इसे डिस्कस किया था। पानी बाहर आ जाएगा, थिन स्लाइस डाला, NaCl बाहर खींच देगा। दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्स ऑस्मोसिस एंड शुगर बीट विल लूज वाटर। ठीक है बेटा, तो हम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 11, 12, 13, क्योंकि अब न्यूमेरिकल आए हैं, कई बड़े वांट ऑफ वेक्टर आ गया, सॉरी वांट ऑफ वेक्टर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन 11 फिर भी आप कर लेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा कहने के लिए तो 1 मोलर चारों हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? तो ये वांट ऑफ का क्वेश्चन है। जो टूट जाएंगे, पार्टिकल बढ़ जाएंगे, उनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जहां पार्टिकल जुड़ जाएंगे वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। यहाँ यूरिया नॉर्मल रहता है, ना टूटता ना जुड़ता है, दैट इज 1 ही रहता है। यहाँ बेटा एक सेकेंड, BaCl2 में 3 पार्टिकल, BaCl2 में 3 पार्टिकल है। FeCl3 टूट जाता है, 4 पार्टिकल है। NaCl टूट जाता है, 2 पार्टिकल है। और जब तक अल्फा नहीं गिवन है कि कितना टूटा, तो 100% टूट गया। तो FeCl3 में 4 पार्टिकल, बी ऑप्शन में 3 पार्टिकल, सी ऑप्शन में 2 पार्टिकल और डी ऑप्शन में 1 ही पार्टिकल। तो जिसमें ज्यादा पार्टिकल होंगे उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा ज्यादा आएंगी, इसलिए ए ऑप्शन इज मोर करेक्ट। ठीक है, वांट ऑफ वेक्टर भी आपने नहीं पढ़ा है, तो वांट ऑफ के क्वेश्चन अभी आप रुक जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 आप छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं आप। 16 और वांट ऑफ फैक्टर भी आज के क्लास में, आज तो नहीं है सर, कल के क्लास में मैं करा दूंगा आपको, आज या कल में। तो वांट ऑफ फैक्टर भी हो जाएगा, तो हमारा 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर NCERT लेवल का पूरा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सारे क्वेश्चन देख सकते हैं अप टू एनी लेवल, कंपटीशन लेवल या किसी लेवल। 16, अ प्लांट सेल श्रिंक, ये अब आपका हो ही गया है। ठीक है, हाँ बेटा चैप्टर फिनिश है ऑब्वियसली। जो आप पूछ रहे हो ना सोल्यूशन चैप्टर के बारे में, तो उसमें हाँ हाइपरटोनिक ही आएगा। तो सोल्यूशन चैप्टर में लास्ट हेडिंग पे है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस और वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाना है और वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस कराने, देन चैप्टर इज फिनिश। आपको NCERT से भी मैं रिव्यू दिखा दूंगा पूरा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, और डाइल्यूट सोल्यूशन राउट्स लॉ स्टेट। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन राउट्स लॉ क्या कहता है? पिछले में हाइपरटोनिक सबने बताया था, सही था, वेरी गुड। जल्दी से आ जाइए, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन राउट्स लॉ क्या बता रहा है? एक बच्चे ने सी आंसर दिया है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। बेटा अमाउंट इज नॉट गुड, एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल, इसलिए ये गलत है। दूसरा, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बिल्कुल सही है, रिलेटिव लोअरिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है, तो ये सही है। और ये राउट्स का नॉन वॉलेटाइल वाला लॉ है, सही लग रहा है। सी, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता, मोल फ्रैक्शन ही बोलना पड़ेगा इक्वल टू में। चौथा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अरे चौथा तो और अच्छा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बेटा चौथा अगर नॉन वॉलेटाइल मानेंगे कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है तो ही है, लेकिन राउट्स लॉ ऊपर नहीं कहा है
किसके लिए है, वॉलेटाइल के लिए है, नॉन वॉलेटाइल के लिए, तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन बी है, क्योंकि बी में एकदम क्लियर है कि रिलेटिव लोअरिंग पूछा है, यानी ये नॉन वॉलेटाइल का ही क्वेश्चन है। और अगर ये वॉलेटाइल मतलब नॉन वॉलेटाइल का ही पूरा क्वेश्चन मान ले तो ये भी सही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन बी आंसर इज मोर करेक्ट। और डी भी कुछ बच्चे कह सकते हैं, ठीक है। 55 हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे, 16 था शायद, बी 17 था, फिर भी बी है, ठीक है। मैंने कहा एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ऐसा ना हो गलत। 17 था, बी है। और ऑब्वियसली डी ऑप्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये एक कंडीशन में तो लगता है, लेकिन दोनों कंडीशंस में नहीं लगता। मतलब वॉलेटाइल का हो तो दोनों के सम के बराबर होता है, नॉन वॉलेटाइल हो तो खाली। तो यहाँ तो एक ही के लिए कहा है रिलेटिव लोअरिंग, नॉन वॉलेटाइल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बी और डी दोनों नियर ऑप्शन थे, तो हमें एक सिलेक्ट करना था, तो एक कॉमन सेंस लगाते हैं विच इज मोर एप्रोप्रिएट। तो यहाँ बी इज मोर एप्रोप्रिएट। ये नॉन वॉलेटाइल का क्वेश्चन या बी वाला सेंटेंस सिर्फ नॉन वॉलेटाइल के लिए लग रहा है, वॉलेटाइल के लिए लग ही नहीं सकता। जबकि डी वाला जब दोनों पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल के लिए सही है, वॉलेटाइल के लिए गलत। तो ये ऑब्जेक्टिव का एक थोड़ा ब्यूटी कह लीजिए कि दो चीजें भी सही हो सकती हैं और उसमें भी हमें मोर करेक्ट एक को टिक करना होगा। 18 विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली मैंने आपको करा रखा है, डेफिनेटली दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड, सभी को मालूम है, वेरी नाइस, ठीक है। 19 मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ कंफ्यूज कराया है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, यू पिक्ड इट वेरी वेल, मोलैलिटी। अब देखते हैं, ये है सेमी परमियल मेम्ब्रेन इज व्हिच परमिट्स द पैसेज, किसका पैसेज करेगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, सॉल्वेंट का करेगा, वंश एंड कार्तिक, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, वेरी गुड। अब बेटा मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा रैंडम क्वेश्चन पूछना, 29 क्वेश्चन विच इज अ गुड क्वेश्चन, वैसे मैंने क्लास में करा दिया है। 29 देखना जरा बेटा, 29 है द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओहो ऑप्शन P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 है ही नहीं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, तीनों के 10 ग्राम है। हाँ विदई, पकड़ में आ गए तुम, ठीक है, ओके। जूम इन करूं, मतलब एक बच्चा कह रहा है जूम कर दो, जूम कह रहा होगा शायद, इसको और बढ़ा दें, हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 10 ग्राम यूरिया का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, नहीं बेटा 10 ग्राम यूरिया का सबसे ज्यादा होगा, P2 इज हाईएस्ट, फिर 10 ग्राम ग्लूकोज का, फिर 10 ग्राम सुक्रोज का, सी आंसर आएगा बेटा। रीजन क्या था, रीजन ये था कि हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है पहले में, दूसरे में 10 ग्राम यूरिया है, तीसरे में 10 ग्राम सुक्रोज है, और इसका मोलर मास 180 है, इसका मोलर मास 60 है, इसका मोलर मास 342 है, and obviously it has lowest molar mass, therefore highest colligative property. Colligative property directly proportional to mole and inversely proportional to molecular weight. तो इसका molecular weight कम है, तो obviously इसकी colligative property सबसे ज्यादा आएगी। तो अगर इसे P1, P2 और P3 डिनोट किया है तो P2 is greater than P1 is greater than P3, ये आंसर आएगा। और कई बच्चे ट्रैप में आ गए, उन्होंने कहा इक्वली आ जाएगा, तो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इनके होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा, आपको कहां से कहां तक के क्वेश्चन करने हैं, एंड ऑब्वियसली एक हेडिंग में आज और पढ़ा दूं या कल और पढ़ा दूं, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव, फिर हमें क्वेश्चन नहीं छाटना पड़ेगा कि ये करें या ना करें, ओके। मीनवाइल एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है और इजी लग रहा है, 39 एंड 40, प्लीज ये दो और अटेम्प्ट कर लेते हैं। 39 क्वेश्चन, अच्छा जूम करें ये कह रहे हैं, यार जूम करूं अब इस समय कैसे जूम करूं, अच्छा करता हूं,
39 बेटा, अब इसका जूम तो मैंने कर दिया, हो जाएगा तेरे काम। 39 है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, अच्छा दोनों कर लिए ध्रुव? अबे पीछे से देख के आंसर नहीं बताने, फिर पीछे से देख के तुरंत आंसर बता दिए इतनी जल्दी। वेरी गुड, बट वेरी फास्ट। अगर आपने खुद किया है, हैट्स ऑफ, वेरी गुड। 39 क्वेश्चन था, 10 mm डिक्रीज हो रहा है। एंड अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इतना। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? ये बड़ा अच्छा होता है जब ये ट्रिक है। यहाँ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, जबकि यहाँ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन था। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब 10 mm में सोल्यूट 0.2 है तो 20 mm में सोल्यूट 0.4 होगा, लेकिन उसने सॉल्वेंट पूछ लिया और इसलिए सॉल्वेंट 6 होगा। देयरफॉर आंसर इज। और बिलीव मी, एग्जामिनेशन प्रेशर में ऐसे क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं जिन जिन बच्चों ने पहले प्रैक्टिस नहीं की होती। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि उस समय जब हम पढ़ते हैं ना, मतलब इवन रीचेकिंग में भी हमें पकड़ में नहीं आती ये फंबल कि ये सॉल्वेंट पूछा था, और ये आपको प्रैक्टिस से गैदर होगी नॉलेज कि कैसे करना है, मतलब क्या पूछा है वो अप्लाई करना है। 40 का आंसर कई बच्चों ने सी बताया है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A, pure solvent A is 0.8. When a non-volatile solute substance dissolves, the vapor pressure drops to 0.6. 8 से 0.6 आ गया है। What is the mole fraction of B? बिल्कुल सही है बेटा, that is 0.8 minus 0.6 is 0.2. ठीक है, P naught upon delta P upon P naught is this and it is mole fraction. So mole fraction of solute पूछा या solvent? तो बी पूछा है, बी सोल्यूट था, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इट इज 1/4 एंड 1/4 इज 1/4 इज 0.25। हाँ भाई, सी आंसर बता रही है ना तू तो, विजय? ये तो 1/4 ही आ रहा है ना। एक बार चेक करूं, पी नॉट ये गिवन है, पी ये गिवन है, पी नॉट माइनस पी 0.2 अपॉन पी। चल भाई, सही आंसर है ए 0.25। ठीक है, पता नहीं इसने क्या किया। ठीक है, ए आंसर, हाँ प्रथम, वेरी गुड, ए आंसर इज देयर। ठीक है, अब क्यों 1 में से 0.25 घटाएंगे क्यों? क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन बी का बताना है। बी तो सोल्यूट है ना यार। ये देखो, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस यानी सोल्यूट बी इज एडेड टू दिस सॉल्वेंट, तो घटाएंगे क्यों? सॉल्वेंट का थोड़ी पूछा है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपका पता चलेगा। देखिए, मेरे पार्ट से आपको जो थ्योरी पहुंचनी थी, क्वेश्चंस पहुंचने थे, वो पहुंच गए। अब आपके पार्ट से स्टार्ट होना है सॉल्यूशंस, और आपकी मेहनत जो दिखेगी उसके बाद हम लेवल उतना ही बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा आईआईटी मेंस तक ये कर लेगा तो गारंटेड मैं उसे एडवांस तक पहुंचा दूंगा, और अगर आप यहां तक नहीं कर पा रहे तो बोर्ड तक करिए, एटलीस्ट यहां तक करिए। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी बात है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आप 11th के लिए कराएंगे। 101% बेटा, दोनों तरीके हैं वैसे 11th के लिए करने के, कि मैं आपको ये वाले नोट्स, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पूरा ही पैकेज खरीदा है तो मेरे पास 11th का भी है, और मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। अगर आपके पास 11th के लिए टाइम है, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, और अगर आप चाहेंगे तो 11th का हम स्पेशली पढ़ भी सकते हैं, मतलब क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। एंड सेकंड तरीका जो स्लो मोशन का है वैसे, कि 11th का भी बैच चल रहा है, उनका भी मॉर्निंग में कंपटीशन होगा जैसे आपका हो रहा है, तो आप उसमें भी अटेंड करना चाहें तो उनकी, लेकिन वो बहुत स्लो होगा, सॉरी, उसमें आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे, वो तो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि उन्होंने अभी 11th स्टेप इन किया है, तो उनका से आपका नहीं बनेगा, तो आपको अलग से ही मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को दोनों के नोट्स भेज दूंगा, इसी ग्रुप में भेज दूंगा, नो नीड फॉर एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की, मैं इसी ग्रुप में भेज दूंगा। जिसे नहीं पढ़ना है वो इग्नोर कर लेना, और क्या। डेफिनेटली, बाय बेटा, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू सर। जो वेलकम। थैंक यू सर।